अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं। और आजकल जो हम एक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912। इसका पूरा नाम है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। तो इसको शॉर्टली जो है वो कॉलोनाइजेशन एक्ट कहा जाता है। इसके दो चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। और आज इस सिलसिले की जो है वो सिक्स्थ वीडियो है। ठीक है, कॉलोनाइजेशन एक्ट के ऊपर, यानी उसका सिक्स्थ लेक्चर है। टुडे विल ट्राई आवर बेस्ट कि आज हम इस सेक्शन ये जो दो चैप्टर्स हैं इसको खत्म करें और इस एक्ट को जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दें। अच्छा, मुझे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये एक्ट क्या है, ये रूल्स क्या हैं, और फिर वो तो हैं लेकिन ये स्केड्यूल लॉस क्या आ गए, कहाँ से आ गए, इनका आपस में क्या ताल्लुक है एक दूसरे के साथ। तो गालबन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो हमारे इब्तदाई लेक्चर्स है वो नहीं लिए, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट रखेंगे चैप्टर नंबर 3 से। अच्छा जी, इसमें होता ये है कि सबसे पहले बनता है किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना बच्चों, वो एक बुनियादी ढांचा होता है, बुनियादी ढांचा होता है। ठीक है। किसी भी मुल्क के कवानीन का, कि मुल्क में जो है वो किस किस तरह के कानून बनेंगे, मुल्क में जो है वो रूल ऑफ लॉ होगा, मुल्क में जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। ठीक है। इस तरह की चीजें जो है वो उसके अंदर बताई जाती हैं। उसमें माइनर डिटेल नहीं होती कि हर डिपार्टमेंट के बारे में कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। सही है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है डिपार्टमेंट बनाने की या अथॉरिटीज बनाने की, अथॉरिटी या डिपार्टमेंट बनाने की अपने कामों को चलाने के लिए। जैसे कि पीरा को बनाया गया। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने पीरा एक्ट बनाया। सही है। अब जो पीरा एक्ट है, क्या आपने अगर एक्ट ये पढ़ा है, क्या इसमें ये सारी डिटेल मौजूद है कि कौन कितने फाइन कर सकता है? क्या इसमें ये डिटेल मौजूद है कि कौन कौन सा फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे? जब आपने फाइन करना है तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है? जब आपने सील करना है तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है? डी सील करना है, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है? आपने मूवेबल इंक्रोचमेंट हटानी है तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? इमूवेबल इंक्रोचमेंट हटानी है तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? ठीक है। अगर आपने हेयरिंग करनी है तो कैसे करनी है, नोटिस कैसे देना है? ठीक है। कितने दिन का, ये सारी जो चीजें हैं ना, इसकी माइनर सी डिटेल, इसका हल्का फुल्का जिक्र जो है वो आपको पीरा एक्ट के अंदर तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है, कंप्लीट डिटेल्स वो नहीं मिलेंगी। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट डिटेल के लिए इसका मतलब है कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट बच्चों रूल्स होते हैं। सही है। रूल्स होते हैं या फिर रेगुलेशंस होती हैं। इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर ये कंप्लीट डिटेल्स होती है। ठीक है। एक्ट जो है ना उसमें होती है माइनर डिटेल्स। एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की निस्बत जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड होता है। ठीक है। लेकिन इतना डिटेल नहीं होता कि डेली के जो रोजमर्रा के काम है वो उससे कवर हो सके। ठीक है। तो इसके जो डेली रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उनको कवर करने के लिए मजीद रूल्स बनाए जाते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल्स होती है ना। ठीक है। माइनर डिटेल जो है वो आपके एक्ट में आ जाती है, कंप्लीट डिटेल जो है वो फिर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आ जाती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फिर बनाए जाते हैं, उसके अंदर जो है वो हर डिटेल छोटी मोटी होती है। ठीक है। कौन कौन से फॉर्म्स कौन कौन से होंगे, सही है, स्क्वाड में कौन कौन होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है वो हेयरिंग का प्रोसेस जो है वो क्या होगा, अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है या कंप्लेन की है तो उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। एप्लीकेशन लेंगे, फिर उसको ये करेंगे, फिर उसको भेजेंगे, फिर प्लान को भेजेंगे। ये सारे का सारा आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको डिटेल मिलेगी। जब आप ये चीजें समझने के बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, पीरा एक्ट और रूल्स को पढ़ेंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि रूल्स का, मैं खैर मैं इसमें ये जरा इसका पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। देखें, रूल्स में कोई भी ऐसी चीज आप नहीं करेंगे जो कि एक्ट के अगेंस्ट हो। ठीक है। और इसी तरह एक्ट में कोई भी आप ऐसा काम नहीं लिख सकते हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ठीक है, नहीं कर सकते। समझ आइए। अब रूल्स जो है वो एक्ट के मुताबिक बनेंगे और एक्ट जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका बुनियादी दस्तूर होता है किसी भी मुल्क का। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब देखें, अब सवाल आता है कि स्केजुअल लॉस वो कहाँ से आ गए। अब देखें, अब ये पीरा जो एक्ट है ये बनाया गया किस पर्पस के लिए? पीरा एक्ट बनाया गया है एक डिपार्टमेंट को बनाने के लिए। पीरा एक्ट जो है वो किस लिए बनाया गया है? एक डिपार्टमेंट या अथॉरिटी को बनाने के लिए। अब वो जो अथॉरिटी है, क्या वो जो है वो सिर्फ पीरा एक्ट के अंदर चीजें हैं उन्हीं को देखेगी? देखना सोचने वाली बात है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक तो वो प्राइस को देखेगी। प्राइस के लिए जो है वो कौन सा एक्ट होगा? पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024, इसको हम प्राइस कंट्रोल एक्ट कहते हैं। प्राइस कंट्रोल एक्ट, अब पहले से प्राइस कंट्रोल एक्ट मौजूद है तो इसलिए पीरा एक्ट के अंदर ये सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं है।
इसलिए जो है वो हम क्या करेंगे, इसको स्केड्यूल में डाल देंगे। इसी तरह से होर्डिंग को भी चेक करेंगे। ये तो होर्डिंग के लिए कौन सा एक्ट है जी, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट। इसी तरह से लैंड रेवेन्यू जो है उसको देखना है, लैंड रेवेन्यू या सरकारी जमीनों पे जो कब्जे हैं उनको देखना है। तो लैंड रेवेन्यू और सरकारी जमीनों पर कब्जे से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, मिसाल के तौर पे टेनेंसी एक्ट है, रेवेन्यू एक्ट है और कॉलोनाइजेशन एक्ट, बजाय इसके कि ये लॉज जो हैं वो दोबारा पीरा के अंदर डाले जाएं, उनको क्या किया जाता है, उनको इसके स्केड्यूल में डाल दिया जाता है। इस स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि पीरा के अंदर जो जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा काम भी आप करेंगे, ठीक है, प्लस ये जो स्केड्यूल के अंदर जो लॉज हैं वो भी करें। तो अब आपको आई होप के सारे का सारा समझ में आ गया होगा कि स्केड्यूल का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसका क्या ताल्लुक है, पीरा एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, ये सारे का सारा आपको आई होप कि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इसके अलावा अगर कोई बच्चे नोट्स चाहते हैं या हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो एडमिन से राब्ता कर सकते। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 30 है, चैप्टर 3 है हमारा, एक्विजिशन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स। प्रोप्राइटरी राइट क्या होते हैं, मालिकाना हकूक। मालिकाना हकूक क्या होते हैं, इससे पहले जो है तो हम टेनेंसी की बात कर रहे थे। टेनेंसी कहते हैं किरायादारी को, यानी आप किसी जैसे किसी घर में किराएदार होते हैं और हर महीने उसका किराया देते हैं, ऐसे ये किराएदारी होती है एक तरह की, और साल का कोई आप इसका जो है जो भी मुआवजा तय होता है वो आप पे करते रहते हैं, इसको टेनेंसी कहा जाता है। लेकिन यहाँ मालिकाना हकूक की बात की जा रही है। अगर आप जमीन खरीद लें, एक्वायर कर लें, एक्विजिशन ऑफ द प्रोप्राइटरी राइट्स, मालिकाना हकूक अगर एक्वायर करते हैं तो क्या होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग एंटर्ड इन एनी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन इशूड अंडर द गवर्नमेंट टेनेंट्स एक्ट पंजाब एक्ट 1893, अ टेनेंट हु एंटर्स इन pursuance of any such condition or otherwise by the agreement or with any rules issued by the provincial government हैज एक्वायर्ड प्रोप्राइटरी राइट। कहता है पहले कोई शख्स जो था, ठीक है, उसके पास जो है उसने कोई जमीन वगैरह ली हुई थी, कोई स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन जो है उसमें उसके तहत, को पंजाब टेनेंसी एक्ट के तहत, ठीक है, या इस लॉ के तहत या किसी भी और रूल्स के तहत, अब उसने क्या किया है कि उसने एक्वायर कर लिए हैं प्रोप्राइटरी राइट इन एनी लैंड इंक्लूडिंग इन हिज टेनेंसी, जो कि पहले उसकी टेनेंसी में थे। मिसाल के तौर पे उसकी टेनेंसी के अंदर पहले ये इतनी जमीन, अब उसने इतनी जो जमीन है ना, ये वाला हिस्सा, इसके उसने क्या ले लिए, मालिकाना हकूक। जारी बात है वो उसकी पेमेंट करेगा, वो खरीद लेगा। तो अंग्रेज की अपनी जमीनें तो थी नहीं, वो जमीनें भी इन्हीं की थी और वो इन्हीं को जमीनें बेचते चले जा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो कहता है ऐसी सिचुएशन में शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड सीज टू बी सब्जेक्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन। तो जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन है ना, कंडीशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन सी, किराएदारी वाली, ये वाली, ये अब अप्लाई नहीं होंगी, जारी बात है, अब तो मालिकाना हकूक है। अब इसका मतलब ये है कि जो मालिकाना हकूक के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये अप्लाई होंगी, ना कि किरायादारी वाली होंगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस लाइन का जो है वो मतलब यही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद इसको क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट टू एनी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन इशूड अंडर द अबव मेंशन्ड एक्ट प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट ही शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड बी बाउंड बाय द कंडीशन सेट आउट इन स्केड्यूल 2। कहता है स्केड्यूल 2 के अंदर लेकिन जो चीजें लिखी हुई है ना, उसके लिए ये बाउंड लाजमी रहेगा, वो माइंस एंड मिनरल्स के मुताबिक, ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स। ठीक है, उसने मालिकाना हकूक हासिल कर लिए, सही है, जैसे आपकी जमीन है, आपके मालिकाना हकूक है। लेकिन अगर उसमें से तेल निकल आता है, लेकिन अगर जमीन में से सोना निकल आता है या कोई और चीज निकल आती है, तो फिर वो जमीन में आपके मालिकाना हकूक जो है वो खत्म हो जाएंगे। फिर वो जमीन किसकी हो जाएगी, वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। चाहे तो वो आपको कंपनसेशन दे या बगैर कंपनसेशन के भी उस पर कब्जा कर सकती है, लेकिन जमीन आमतौर पे वो कंपनसेशन कुछ ना कुछ पे कर देते हैं। एंड ही बाउंड बाय द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल टू द प्रोप्राइटर्स ऑफ लैंड। फिर जो प्रोप्राइटर ऑफ लैंड के मुतालिक जो भी लॉज हैं वो उस पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और उसके अलावा जो माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड जो स्केड्यूल 2 है वो भी उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। इसका ऑल दो कि भाई उसके पास प्रोप्राइटरी राइट्स आ गए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो जो साहब हैं वो जमीन के जो है वो सिर्फ जमीन के इस्तेमाल का हक है, जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर इसका इख्तियार नहीं है। इसके बाद सबसेक्शन 2 देखते हैं जी। इफ एट एनी टाइम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज सेटिस्फाइड दैट एनी पर्सन हैड एक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट टेनेंसी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड बाय मींस ऑफ फ्रॉड। अगर किसी शख्स ने, वो कहता है कि टेनेंसी एक्ट लिए, यानी कि टेनेंसी के राइट्स लिए हैं, टेनेंसी मतलब किरायादारी हासिल की है कोई सरकारी जमीन की, किस तरह से, बाय वे ऑफ फ्रॉड, कोई फ्रॉड करके गलत डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, मिस रिप्रेजेंटेशन को इसने की है, ठीक है, गलत बयानी की है, और वॉज नॉट एलिजिबल टू हैव सच राइट्स, यहाँ वो एलिजिबल ही नहीं था। मिसाल के तौर पे उसमें वो लिखा हुआ था कि जी इसकी मैट्रिक होनी चाहिए, लेकिन वो शख्स जो है उसने क्या किया, फेक सर्टिफिकेट जो है वहां पर सबमिट कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसने फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है, वो एलिजिबल ही नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर देन नॉट विद स्टैंडिंग द एक्विजिशन ऑफ द प्रोप्राइटरी राइट्स बाय सच पर्सन इन सच लैंड, बेशक उसमें वो बाद में प्रोप्राइटरी राइट ही क्यों ना ले ले, वो जमीन खरीद ही क्यों ना ले, और ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी एग्रीमेंट विद द रूल्स इशूड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी भी रूल के तहत वो या तो वो
पहले या तो वो टेनेंट बन जाए या बाद में जो है वो उसका प्रोप्राइटरी राइट यानी मालकाना हकूक भी ले ले। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एंड विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर लाइबिलिटी और पेनल्टी टू विच सच पर्सन मे बी लायबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, अगर उसके ऊपर किसी और लॉ की कोई भी पेनल्टी मौजूद है या नहीं है, ठीक है, तो फिर भी वो क्या करेगा। मिसाल के तौर पे ये ना हो कि ना किसी और कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर मौजूद है, कोई मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे के अंदर वो ये जो हथियाई हुई जमीन है, फ्रॉड के जरिए ली हुई जमीन है, ये उधर चला दे। तो ऐसा भी नहीं करने करने दिया जाएगा। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आफ्टर गिविंग सच पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शो कॉज, शो कॉज उसको देगा जी। शो कॉज का मतलब होता है कि आए और उसकी वजह बयान करें कि आपने ये जो काम किया है ये क्यों किया है। पास एन ऑर्डर रिज्यूमिंग द लैंड, बच्चा रिज्यूमिंग का लैंड मतलब ये होता है कि वो उससे लैंड वापस ले लेगा, चाहे उसके पास टेनेंसी है या चाहे मालकाना हकूक है। क्योंकि उसने फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है, या उसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती थी, तो उससे क्या किया जाएगा, लैंड रिज्यूम कर ली जाएगी। रिज्यूम का मतलब होता है वापसी ले ली जाएगी। रिज्यूम का मतलब क्या होता है जी, वापसी ले ली जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोप्राइटरी राइट्स हैव बीन एक्वायर्ड, ठीक है, जितने की उसने प्रोप्राइटरी राइट लिए, या फिर उसके एरिया को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, या ये कहा जाएगा कि आप जो है ना, ये आपने टोटल एरिया इतना लिया हुआ है, हालांकि आपका जो राइट है वो सिर्फ इतने एरिया का बनता है, तो ये एरिया उसको दे दिया जाएगा, बाकी ये जो एरिया है ना ये उससे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाएगा, उससे रिटर्न कर लिया जाएगा, इसको कहते हैं रिज्यूम कर लिया जाएगा। या और पास सच ऑर्डर एज में डीम फिट, या फिर जो भी ऑर्डर जो है वो कलेक्टर को बेहतर लगेगा वो ऑर्डर वो कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स प्रोप्राइटरी राइट भी ले ले लेकिन बाद में पता लग जाए कि उसने कोई फ्रॉड वगैरह किया है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जो है वो उसको क्या किया जा सकता है, उससे जमीन वापस ली जा सकती है। फ्रॉड अगर बाद में भी अनअर्थ हो जाता है, ठीक है, डिस्कवर हो जाता है, तो भी वो फ्रॉड ही रहता है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 30A है राइट्स ऑफ एलिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, रूल ऑफ सक्सेशन टू सर्टन प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी राइट्स एक्वायर्ड बाय अ फीमेल। राइट ऑफ एलिनेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने का जो राइट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड रूल सक्सेशन, अगर फीमेल है तो उसके सिचुएशन में ये राइट क्या होगा, कैसे काम करेगा। अच्छा, फीमेल का हमने पहले पढ़ा था कि लिमिटेड इंटरेस्ट है, लिमिटेड इंटरेस्ट पिछले सेक्शंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि उसका राइट जो है वो लिमिटेड है। अब यहाँ पे हमें पता लगेगा कि उसके राइट जो है वो कैसे लिमिटेड है। ये जो असल में अंग्रेज दौर के रूल थे तो उस जमाने में कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे औरतों को जो है वो इतना ज्यादा उनके हकूक नहीं दिए जाते, तो उसके मुताबिक ही उन्होंने यहाँ के लॉज बनाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को कंट्रोल करना था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ के जो कस्टम्स हैं उनके खिलाफ वो कोई काम करें, ताकि ऐसा ना हो कि लोग जो उनके सामने खड़े हो जाए कि भाई कल तक ये जो औरतें हैं ये हमारे सामने नहीं खड़ी होती थी, आज हमने उनको सारे राइट्स दे दिए। तो जो राइट्स वहां पर वेस्ट में लोगों को जो है वो मौजूद थे, वो यहाँ पर जो है वो खवातीन के पास मौजूद नहीं। तो यहाँ से आपको पता भी लग जाएगा, नॉट स्टैंडिंग एनी कस्टम एंड प्रोविजंस ऑफ द लॉ टू द कंट्रेरी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1944। ठीक है, कहता 1944 का जो कॉलोनाइजेशन एक्ट है उसके इंप्लीमेंट होने के बाद प्रोप्राइटरी राइट इन एनी लैंड आर एक्वायर्ड बाय अ फीमेल। अगर कोई फीमेल जो है ना प्रोप्राइटरी राइट लेती है, सही है, किसी भी लैंड के अंदर बाय अ फीमेल टेनेंट, एक्वायर्ड बाय अ फीमेल टेनेंट, पहले वो क्या थी, टेनेंट मतलब किरायादार थी, अब उसने जो है वो जमीन खरीद ली। हर राइट्स ऑफ एलिनेशन ऑफ एनी सच लैंड शैल बी द सेम। तो उसके राइट ऑफ एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करने का जो राइट है वो क्या होगा और कैसे होगा। अब ए है, एक सिचुएशन ये है कि इफ शी सक्सीडेड टू द टेनेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ मेल टेनेंट, वो अगर वो मेल टेनेंट था एक, ठीक है, ये है एक मेल टेनेंट, ठीक है, उससे उसकी वाइफ है, इसको जो है वो राइट मिल गया, सही है, as if the proprietary rights has been acquired by the last male tenant and she had succeeded to such rights as his heirs। अब दोबारा इसको पढ़ते हैं, if she succeeded to the tenancy directly or indirectly from the male tenant, अगर उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या दरमियान में कोई इन्वॉल्व है, ठीक है, या डायरेक्टली ले लिया, as if the proprietary rights had been acquired by the लास्ट मेल टेनेंट, तो यही समझा जाएगा कि प्रोप्राइटरी राइट्स जो हैं वो आखिरी मेल टेनेंट ने ही लिए हैं। मिसाल के तौर पर अब हम ये कहते हैं कि इसके दरमियान में, अब यहाँ तो ये डायरेक्ट वाला हो गया, अब इनडायरेक्ट की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है कि इधर मेल है, उसके बाद उसकी एक डॉटर है, उसके बाद उसकी वाइफ, अब ये हो गया जी इनडायरेक्टली। अगर अब राइट जो है वो इसके पास आ गया, ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि राइट जो है वो डायरेक्ट मेल से इसके पास आया, और अगर खुदा ना खास्ता इसकी डेथ हो जाती है या कोई और मामला हो जाता है, ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि इसके पास सक्सेशन है। ठीक है, इसको ओरिजिनल ऑनर नहीं समझा जाएगा, सक्सेशन ही समझा जाएगा। अब सक्सेशन जो है उसका, अब इसको क्या नुकसान होगा इस फीमेल को, कि ये जो है अपनी मर्जी से इसको सेल नहीं कर सकती, इसके पास सिर्फ यूज का राइट है, इसके पास क्या, सिर्फ यूज का राइट है। अब आप इसको, ये ना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। इफ शी सक्सीडेड टू द टेनेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ मेल टेनेंट, कि अगर मेल टेनेंट से डायरेक्टली मिली है, ठीक है, एज इफ द प्रोप्राइटरी राइट्स हैज बीन एक्वायर्ड बाय द लास्ट मेल टेनेंट, तो ये ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसे इसको लगेगा
कि जैसे जो या इनडायरेक्टली है तो यही समझा जाएगा कि जैसे इनके दरमियान में कोई नहीं है। अगर अगर दरमियान में 10 खवातीन भी मौजूद है ना, तो भी यही कंसीडर किया जाएगा कि क्या है कि उसने डायरेक्टली जो है वो ऊपर वाले मेल टेनेंट से ही ली है, ठीक है, और असल में मालिक वो था, और इसने जो है इसको सक्सेशन मिली है। मालिक के राइट और हैं यहाँ पर, सक्सेशन के जो राइट हैं यानी कि वारिस के जो राइट हैं वो और हैं। वारिस में औरत को जो है वो सिर्फ यूज का राइट है, वो इसको सेल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जब इसकी डेथ होगी या कुछ भी होगा, ठीक है, ये शादी कर लेगी या छोड़ के चली जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उस मेल जो था उसके जो वुरसा हैं उन सबको हिस्सा मिलेगा। उस मेल का फॉर एग्जाम्पल जो है वो एक सन भी है, ठीक है, एक दूसरा सन भी है, तो उनको जो है वो जो कानून है उस वक्त लाइक उसके मुताबिक हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि खातून के पास अगर ये टेनेंसी ट्रांसफर होके आ रही है, डायरेक्ट आ रही है या इनडायरेक्ट आ रही है, तो उसके पास इसका लिमिटेड राइट है, उसके पास जो है इसका अनलिमिटेड राइट नहीं है, ये उसको सेल वगैरह नहीं कर सकती। इसके बाद हमारे पास बी है, इफ द टेनेंसी वॉज फर्स्ट अलॉटेड ऑन अकाउंट ऑफ सम मेल पर्सन, अगर किसी मेल पर्सन को सबसे पहले दी गई, आइदर टू हर और टू अनदर फीमेल टू होम शी सक्सीडेड अनदर डायरेक्टली और इन अ कंटिन्यूअस लाइन ऑफ फीमेल सक्सेशन, ठीक है, या फिर इसको खुद दी गई है या फिर किसी और फीमेल को दी गई है और उसके बाद से इसे पहुंची है, इफ द प्रोप्राइटरी राइट्स हैड बीन एक्वायर्ड बाय सच मेल पर्सन एंड शी हैड सक्सीडेड टू हर राइट्स एज हेयर। ऊपर में टेनेंसी था, यहाँ पर जो है प्रोप्राइटरी राइट्स, और अगर प्रोप्राइटरी राइट्स जो है वो इस तक आए हैं, इस फीमेल तक, तो भी ये क्या कर सकती है, सेल नहीं कर सकती फिर भी आगे उसको, ठीक है। और ऊपर टेनेंसी की बात हो रही थी, यहाँ प्रोप्राइटरी राइट्स की बात हो रही थी, तो ये अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकती। अब यानी ऐसा नहीं है कि ये जो वाइफ है ना, ये ये एक और शादी कर ले और अपने हस्बैंड को जो है वो सारा दे दे, ये इसके नाम नहीं लगा सकती, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होगा, ये जो मेल था, ये इसका जो हस्बैंड था ये वाला, इसके जो भी बच्चे हैं उन्हीं के दरमियान में ये बिल्कुल इस तरह से तकसीम होगी कि जैसे अभी जो है वो इस मेल की डेथ हुई है, और उसके बाद जो जो वुरसा है उसकी डेथ के बाद, इस जारी बात है इसको भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन जो जो वुरसा इस मेल के हैं उनको मिलेगा, ना कि ये अपनी मर्जी से किसी और को आगे ट्रांसफर कर दे, ना गिफ्ट कर सकती है, ना और जो है वो किसी तरीके से उनको दे सकती है। तो आई होप कि आपको जो है ना वो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो है वो थोड़ी सी समझ लग गई होगी। अच्छा, आगे चलते हैं, इसमें फर्दर उन्होंने क्या बताया। एंड इन केसेस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी, क्लॉज ए के अंदर जो है और क्लॉज बी के अंदर, क्लॉज ए में जो है वो टेनेंट वाला मामला है, क्लॉज बी में जो है वो प्रोप्राइटरी राइट्स वाला मामला है, जो कि उसको कहीं दूसरे से मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन द इवेंट ऑफ सच फीमेल प्रोप्राइटर डाइंग, अगर उसकी डेथ हो जाती है वाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रोप्राइटरी राइट्स इन क्वेश्चन, द सेड राइट्स शैल बी डिवॉल्व्ड अपॉन द पर्सन हु वुड बी एंटाइटल्ड टू सक्सीड इफ द राइट्स हैड बीन एक्वायर्ड बाय द लास्ट मेल टेनेंट, ठीक है। वो जो लास्ट मेल टेनेंट है यही समझा जाएगा कि उसके पास राइट है, और उसकी डेथ के बाद जिस तरह से तकसीम होना था उसी तरह से तकसीम होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी मिसाल दे दी है, ये मेल है, ठीक है, उसके बाद जो है वो उसने उससे जो है वो उसकी डॉटर के पास चला गया, उसके बाद जो है वो उसकी वाइफ के पास चला गया, सही है, जो राइट है। अब वाइफ जो है उसने क्या किया, उसने एक और शादी कर ली, ठीक है, रीमैरिड, क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई। तो अब क्या ये जो वाइफ है ये राइट जो है इसको ट्रांसफर कर सकती है अपने हस्बैंड को? नहीं, ये नहीं ट्रांसफर कर सकती, बल्कि जब इसकी डेथ होगी ना, ठीक है, या ये तकसीम करना चाहेगी, तो उसी तरह से होगा कि मिसाल के तौर पे इसका एक सन भी है, तो हो सकता है ना शुरू में बच्चे जो है वो छोटे हों और इसकी वजह से जो है, या ये बीमार थी उस जमाने में जब इसकी डॉटर को वो ट्रांसफर हो गया, या कोई और रीजन रही होगी, तो वो जाते जाते अपनी बेटी को देके चला गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जब भी ये इस खातून की डेथ होगी, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सारे वुरसा में बेटी को भी मिलेगी, सन को भी मिलेगी, वाइफ को भी मिलेगी, और उस रेशो से मिलेगी जो कि उस वक्त बनती थी जब इस बंदे की डेथ हुई थी, ठीक है। तो यही समझा जाएगा कि ये बिल्कुल उसी तरह तकसीम होगी। डिवॉल्व यहाँ पे लिखा हुआ, डिवॉल्व का मतलब होता है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाना। डिवॉल्व का वर्ड यहाँ पे यूज किया, ये देखें, डिवॉल्व का मतलब होता है किसी शख्स की जो जायदाद है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए। जैसे अगर फादर की डेथ होती है तो उसकी जायदाद जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये बड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और क्या आप लोगों को समझा सकूं। नॉट नथिंग हियर इन कंटेन्ड शैल बी कंस्टिट्यूड टू ऑल्टर द लॉ ऑफ सक्सेशन एप्लीकेबल टू एनी फीमेल टेनेंट। कहते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम लोग जो है ना किसी बाकी जितने भी लॉ ऑफ सक्सेशन मौजूद है ना उनको हमने बदल दिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोप्राइटरी राइट्स इन लैंड एक्वायर्ड बाय हर इफ द टेनेंसी इन सच लॉज वाज एक्वायर्ड और accrued in her circumstances other than those specified in subsection 1। कहता है अगर सबसेक्शन 1 के अलावा कोई भी केस है ना, तो उसके ऊपर जो पहले से जो सक्सेशन वाले लॉज हैं वही इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। सिर्फ ये जो सेक्शन 1 है ये इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर, ये टेनेंसी वाले केसेस में और बाद में जो प्रोप्राइटरी राइट्स लिए हुए हैं सिर्फ उस सूरत में ये अप्लाई होगा। और इसका मकसद जो है वो किसी भी लॉ को कंस्टिट्यूट टू ऑल्टर, ठीक है। ये इस मीनिंग में नहीं लिया जाएगा कि हम किसी लॉ को
तब्दील करने जा रहे हैं, यानी ये पहले से मौजूद कवानीन को तब्दील नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ ये पर्टिकुलरली जो है वो सेक्शन 1 के अंदर जो लिखा हुआ है इस पे लागू होगा। समझ आ गई। उसके बाद नंबर 3 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एनी सच लैंड, कहता है अब इस सेक्शन के अंदर जो एनी सच लैंड का हमने जिक्र किया है, शेल बी डीम टू इंक्लूड एनी लैंड ऑब्टेन इन एक्सचेंज। कोई लैंड अगर एक्सचेंज में भी ली हुई है, हम लैंड एक्सचेंज भी कर लेते थे ना, कुछ लैंड जो है वो हमें सक्सेशन में मिलती हैं, ठीक है, कुछ लैंड जो है वो हमें गिफ्ट में मिल जाती हैं, कुछ लैंड जो है वो हम परचेज करते हैं। कहता है लेकिन एक नई क्लास भी है कि अगर आपने लैंड किसी से एक्सचेंज की हुई है, ताकि कल को कोई ये ना उठ के कहे कि जी ना तो मैंने ये सक्सेशन में मिली है, ना गिफ्ट है, ना मेरी जो है वो ये परचेज की हुई है, ये तो मुझे एक्सचेंज में मिली थी, इसलिए इसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। तो इसलिए उसने कह दिया कि इसके ऊपर जो है वो वही वाले कानून लागू होंगे, ठीक है। तो फॉर एनी सच लैंड जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर ये भी आएगा। अच्छा भाई, इसके बाद है जी चैप्टर नंबर हमारा 4। आई होप कि चैप्टर नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये देखें, बड़ा ही आसान है, सप्लीमेंट्री प्रोविजन है इसके अंदर, आखिरी चैप्टर है। ये इसमें सेक्शन 31 है, मेयर, मेयर कहते हैं घोड़ी को, मनी मेक्स द मेयर गो, कैमल्स और देयर प्रोगनी, प्रोगनी होता है ऊँटनी का बच्चा या ऊंट का बच्चा, मेंटेन्ड अंडर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन नॉट टू बी अटैच्ड और सोल्ड। अटैच का मतलब होता है जब्त करना, कानून की जुबान में इसको जो है वो जब्त करना कहते हैं, जब्त करना, सॉरी, जब्त करना। नो मेयर और कैमल, ठीक है, कोई भी घोड़ी, ऊंटनी और अदर एनिमल, जो भी एनिमल रखा हुआ इन अकॉर्डेंस विद एनी प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन एंड नो प्रोगनी, प्रोगनी जो है ऊंट का बच्चा, इफ लेस देन 18 मंथ्स ओल्ड, अगर उसकी 18 साल से कम उम्र है, ऑफ एनी मेयर और कैमल सो मेंटेन, या फिर कोई कैमल या मेयर जो है वो रखा हुआ है, यानी कि ना बड़ा ना छोटा, ना बच्चा ना बड़ा, शेल बी लाइबल टू द अटैचमेंट इन सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री। डिक्री का मतलब ये है कि जो मालक है ना, उस पे कोई मुकदमा चल रहा है, सही है, किसी ने उससे पैसे लेने थे, अब उसके पास पैसे हैं नहीं, उसने जो है वो जाके कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट जो है वो कहेगी कि इसके बाद जो जो चीजें हैं वो बेच दें और उससे पैसे पूरे कर लें। तो उसने कहा है ये जो जानवर है ना, घोड़ी है, ऊंट के बच्चे हैं, ये जो है ये चीजें अटैच नहीं की जा सकती। अटैचमेंट का मतलब ये है कि भाग के सरकार इनको जब्त करके, इनको सेल करके उस बंदे के पैसे पूरे नहीं किए जा सकते। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उस जमाने में ये जो घोड़े हैं, ये जो कैमल्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, ये जंग में इस्तेमाल होते थे, ठीक है, जंग में, और गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को खास तौर पे जो है वो जमीनें देती थी कि ये घोड़े पालें, ठीक है, और ये इस तरह के जो है वो अपने पूरे के पूरे जो है वो फॉर्म्स वगैरह डेवलप करें। अगर ये इस तरह अटैच करना शुरू कर देते तो फिर तो जो है वो हो गया था काम। तो अब इन्होंने इसकी अटैचमेंट के ऊपर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी, इसको जब्त करने के ऊपर पाबंदी लगा दी, ठीक है। तो अगर किसी की कोई डिक्री भी है, कोई लीगल सू है, तो उसके अंदर भी जो है वो इसको अटैच नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी जमीन जमून है तो वो अटैच हो सकती है, लेकिन इसको अटैच, ये घोड़ी वगैरह या ये जो ऊंट वगैरह, इसको अटैच नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद देखें, इसकी आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये इनको घोड़ों को अटैच किया जाए, ताकि जंग में जो है, जब जंगे हों, क्योंकि वो तो आपको पता है जितनी भी ज्यादा एनेक्सेशन उन्होंने की है वो जंगे लड़के की है, ठीक है, एक के बाद एक जो स्टेट थी उसके साथ वो जंग लड़ते रहे, और उस तरह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 1857 तक, 1857 तक सारे बड़े सगीर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब हम सेक्शन 32 की बात करते हैं, पावर ऑफ री एंट्री इन केस ऑफ स्क्वेटर्स एंड ट्रेसपास। स्क्वेटर्स और ट्रेसपासर कहते हैं कब्जा करने वाला, कब्जा करने वाला, ठीक है। व्हेन द कलेक्टर इज सेटिस्फाइड दैट एनी पर्सन हैज टेकन और इज इन पोजेशन ऑफ द लैंड इन अ कॉलोनी ऑन विच ही हैज नो राइट और टाइटल, कहते हैं उसका कोई राइट नहीं है, ना कोई उसका कोई टाइटल है, यानी इसके नाम भी जमीन नहीं है, और उसने क्या किया हुआ, कब्जा किया हुआ, वो स्क्वेटर है या फिर ट्रेसपासर है, ठीक है। द कलेक्टर में इन एडिशन टू एनी अदर पावर्स ही में पोजेस, कलेक्टर क्या कर सकता है, फोर्थ विद री एंटर अपॉन द लैंड, वो उस लैंड के अंदर इंटर हो जाएगा, पोजेशन रिज्यूम करेगा, यानी पोजेशन वापस लेगा उसकी, ठीक है, बाय फोर्स करेगा, और इट एंड टेक पोजेशन ऑफ ऑल क्रॉप्स, अगर कोई क्रॉप है वो भी अपने कस्टडी में कर लेगा, ट्री लगे हैं वो भी अपनी कस्टडी में, बिल्डिंग के ऊपर भी कस्टडी अपनी बना लेगा, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन व्हाटसोएवर। वो बंदा कहेगा जी मैंने यहाँ पर फसल उगाई हुई है, ठीक है, मैंने यहाँ फसल उगाई हुई है, मुझे उसके पैसे दे दें, तो इस तरह की कोई भी कंपनसेशन नहीं दी जाएगी हरगिज, क्योंकि वो तो जमीन भी तो गवर्नमेंट की है ना, बल्कि उससे जो है उल्टा, जितना अरसा उसने जमीन के जो है वो फसल लेता रहा, उतने अरसे का उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। अब इसके बाद आ जाती है जी पेनल्टी। पेनल्टीज में क्या क्या है, इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ ए ग्रेड टू बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर कहता है कोई शख्स रेवेन्यू ऑफिसर की मर्जी के बगैर क्या करता है, पॉइंट ए, क्लियर्स आर ब्रेक अप फॉर द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए कुछ चीज जो है वो ब्रेक करता है, या कल्टीवेशन के लिए जमीन सीधी करता है, कल्टीवेट्स एनी लैंड विच इज ओन्ड बाय और इज इन द पोजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट की कोई लैंड जो है उसको कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, और इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी टेनेंसी और अलॉटेड रेजिडेंशियल इंक्लोजर, ना वो किसी की टेनेंसी है, ना वो कोई रेजिडेंशियल जगह है, विच हैज बीन एंटर्ड फॉर द कॉमन पर्पस ऑफ अ टाउन और विलेज,
ना ही वो किसी कॉमन पर्पस के लिए टाउन या विलेज को जो है वो दी गई है। ठीक है। ये कौन सी जगह होती हैं? ये जगह होती हैं, इसको कहते हैं शामलात। शामलात देह कहा जाता है। जैसे आपने गांव के अंदर देखा होगा एक तालाब बना होता है, सही है। इसी तरह से गांव के अंदर जो है वो आपने एक छोटा सा अक्सर जगहों पे शादी घर भी देखा होगा। ये जगह किसकी होती है? ये जो है ना महकमा माल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इनको देता है कि ये यहाँ पे जो है ना वो अपने जो सोशल गैदरिंग्स हैं वो यहाँ पे कर लें, या तालाब जो है वहां पे पानी इकट्ठा कर लें और सारे लोग जो है इसमें अपनी भैंसे वगैरह नहलाएं। तो इस तरह की कोई जमीन जो है उसके ऊपर भी, उस वो भी नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, कम्युनिटी और सेक्शन ऑफ द सेम फॉर अ रोड, केनाल और वाटर कोर्स, या फिर जो है वो कोई रोड है, केनाल है या वाटर कोर्स है, ठीक है, उसके ऊपर आके कोई कब्जा करता है, कोई चीज बनाता है, सही है। लेकिन वो कहता है कि कॉमन पर्पस के लिए अगर कोई जमीन जो है वो दी हुई है उस पर भी कोई चीज बनाना शुरू कर लेता है, ठीक है, गांव का जो है मिसाल के तौर पे तालाब है उस पर कब्जा कर लेता है, गांव का शादी घर बना हुआ है उस पर कब्जा कर लेता है और आके जो है वो अपनी कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेता है, या फिर वो क्या कहता है इरेक्ट्स एनी बिल्डिंग ऑन एनी सच लैंड, उस पर कोई बिल्डिंग बना लेता है। फेल और अदरवाइज डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग ट्रीज, ट्रीज जो है वो गिरा देता है। अदरवाइज इंक्रोचेस एनी सच लैंड, या किसी भी लैंड को जो है वो इंक्रोच करता है, इंक्रोच मतलब तजावजात उस पर बना लेता है। मेक एन एक्सकेवेशन और ऑफ बाय और कंस्ट्रक्ट्स एंड वाटर चैनल ऑन एनी सच लैंड, या फिर एक्सकेवेशन करता है या फिर कोई वाटर चैनल वगैरह बना लेता है। एक्सकेवेशन होता है खुदाई करना, ठीक है, जमीन में खुदाई। मिसाल के तौर पे सरकारी जमीन में खुदाई करके वहां पे अपना जो है वो तालाब बनाने की कोशिश करता है, या फिर जो है वो कुछ और कर देता है। वाटर चैनल, वाटर चैनल कहते हैं खाले को, कोई खाला वगैरह बनाने की कोशिश करता है उस लैंड के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि वो जमीन उसकी है नहीं। ही शैल ऑन कंप्लेंट मेड बाय ऑन ऑन कंप्लाइंट मेड बाय द ऑर्डर और द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द कलेक्टर बी पनिश। तो कलेक्टर के ऑर्डर के ऊपर कन्विक्शन बाय एनी मैजिस्ट्रेट विद अ फाइन, मैजिस्ट्रेट जो है उसको फाइन करेगा नॉट एक्सीडिंग 200,000 रुपीज, 2 लाख का फाइन, 2 लाख तक का फाइन, यानी कि कम भी हो सकता है। अप टू का मतलब यही है। और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट का, रिगरस का मतलब होता है कैद बामुशक्कत। एक होती है सिंपल, एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इसको कैद बामुशक्कत कहा जाता है। नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, 6 मंथ की कैद हो सकती है, 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, या फिर जो है वो बोथ दोनों भी हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? द फेलिंग ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द ऑनर और द टेनेंट एनी विलेज रोड और वाटर कोर्स trespassing his holding not an offense अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। ट्रेवर्सिंग हिज होल्डिंग, ठीक है, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है कि उसकी होल्डिंग में से ही गुजर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अपनी जमीन के अंदर अगर कोई दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, वो अगर वो काट देता है, गिरा देता है, ठीक है, उसकी अपनी जमीन के अंदर जो है वो दरख्त लगा हुआ है, उसको वो जो है वो काट के गिरा देता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो कोई मसला नहीं है, वो गिरा सकता है, वो उसके लिए क्या है, वो एंटाइटल्ड है। अब ये सेक्शन 33 था पेनल्टीज का, ठीक है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। एडिशनल पावर्स ऑफ कलेक्टर रिगार्डिंग ऑफेंसेस, अच्छा कुछ और एडिशनल पावर्स उन्होंने दी हैं। व्हेन द कलेक्टर इज सेटिस्फाइड दैट द एक्ट पनिशेबल अंडर सेक्शन 33 हैज बीन कमिटेड, कि सेक्शन 33 जो ऊपर वाला है कि उसमें कोई उसने ऑफेंस जो है वो कमिट कर दिया, ही मे इन ल्यू ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफेंडर अंडर दैट सेक्शन एंड आफ्टर कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंडर अंडर दैट सेक्शन, कहता है इसके अलावा, इसके इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है की बजाय, इन ल्यू ऑफ की बजाय, अगर वो उसकी बजाय ये एक्शन लेना चाहता है तो ये भी कर सकता है। क्या कर सकता है जी? इन द केस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 33A कन्फिस्केट द क्रॉप ग्रोइंग, अगर कन्फिस्केट द क्रॉप 33A में ये था ना कि उसने क्रॉप्स वगैरह कोई उगा ली हैं, तो कन्फिस्केट द क्रॉप ग्रोइंग ऑन द लैंड, सबसे पहले तो वो कन्फिस्केट कर लेगा क्रॉप को, यानी जब्त कर लेगा फसलें जो वहां पे उगाई हैं। कल्टिवेटेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जो फसलें उगाई गई हैं वो अपने कब्जे में कर लेगा। इफ द क्रॉप हैज बीन कट, अगर वो क्रॉप कट कर ली गई है तो रिकवर सच सम्स एज ही में असेस एज द वैल्यू देयर ऑफ फ्रॉम द ऑफेंडर, तो वो क्या करेगा, सम्स पैसे जो कि उसने हासिल किए हैं वहां से फसल उगा के, तो वो उसके वो पैसे भी जो है पहले वो असेस करेगा कि जमीन कितनी थी, ठीक है, और उस जमीन से जो है वो पैसे कितने बनते हैं, पैसे कितने बनते हैं। तो वो कहता है जी फॉर एग्जाम्पल 50,000 की फसल इसने यहाँ से उठाई है, ठीक है, वो उठा के बेच दी है, तो वो 50,000 जो है उससे एज ए फाइन जो है वो लिया जाएगा। उसी तरह से नंबर 2 है पॉइंट, इसका सब सेक्शन है। उसके बाद ये कहता है कि इन द केस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 33C, ऊपर जो 33C था, रिकवर सच सम एज ही में असेस एज द वैल्यू ऑफ द ट्रीज, इसमें ये था 33C में कि अगर कोई वो ट्री वगैरह गिरा देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है तो उनकी जो वैल्यू बनती है वो असेस करके वो भी उससे वसूल की जाएगी। तीसरा ये है द केस ऑफेंस अंडर द सेक्शन 33B है, 33D है या ई है, इसमें यह था कि कोई बिल्डिंग बना लेता है, इंक्रोचमेंट बना लेता है, एक्सकेवेशन करता है, तो कॉज द बिल्डिंग और अदर encroachment to be demolished or removed or the excavation or channel or the excavation or channels to be filled up,
अगर उसने कोई एक्सकेवेशन की है, ठीक है, खुदाई की है, या कोई चैनल बनाया उसको फिल कर दिया जाएगा। उसने अगर कोई बिल्डिंग बनाई है वो डिमोलिश कर दी जाएगी, एंड लेवी द कॉस्ट ऑफ डूइंग सो। और उसको फिल करने की कॉस्ट, वो जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की जो कॉस्ट है, वो भी उस शख्स से जो है वो ली जाएगी। ठीक है, तो ये था जी सेक्शन नंबर 34। इसका मतलब ये है कि ये एडिशनल सजाएं थी ऊपर जो सेक्शन 33 में बताई गई हैं उसके अलावा। अच्छा, उसके बाद है जी पावर टू लेवी सेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन विलेज। सेस कहते हैं, सेस का मतलब होता है महसूल। अच्छा, महसूल क्या होता है? महसूल से मुराद मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो शुगर मिल्स है ना, शुगर मिल्स, ये क्या करती हैं? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को यानी डीसी को सेस पे करती हैं, महसूल पे करती हैं। किस चीज का? बिकॉज उनकी जो ट्रॉलीज हैं, ठीक है, वो शहर से गुजरती हैं, तो सड़कों का नुकसान होता है। तो उन सड़कों के नुकसान को पूरा करने के लिए उनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? एक सेस लगाया हुआ है, महसूल लगाया हुआ है। वो काफी पैसे होते हैं, करोड़ों में होता है, और वो जब वो इकट्ठा होता है तो फिर उसे क्या करते हैं? सड़कें वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सेस हैं वो भी लोगों के ऊपर लगाए जा सकते हैं। पावर टू लेवी अ सेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉमन विलेज एक्सपेंस। अब वो ये है कि गांव के लोग मिलके चले जाते हैं, नंबरदार वगैरह, कहते हैं जी यहाँ पे ना हमने कुछ चीजें वगैरह बनाई हुई हैं, जैसे गांव वालों ने अपना स्कूल बनाया हुआ है, गांव का तालाब है, गांव का जो है वो शादी घर है, या इस तरह की कुछ चीजें हैं, गांव की एक मस्जिद है, गांव की जो है वो एक ईदगाह है। तो इसको, इसके लिए जो है ना वो आप मेहरबानी करें एक सेस अप्रूव कर दें कि आपके हर घर वाला जो है वो इतने पैसे देगा। मिसाल के तौर पे साल का 1,000 रुपया जो है वो हर घर वाला देगा। इस तरह का कोई सेस जो है वो अप्रूव कर सकता है। कलेक्टर के पास ये इख्तियारात मौजूद है। इफ इन एनी स्टेट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द टेनेंट्स and owners of the state shall apply for the levy of the cess for the village purposes, the collector may order। ठीक है, अगर गांव के लोग ये चाहते हैं कि सब लोगों के ऊपर जो है वो कोई सेस अप्लाई कर दिया जाए, द कलेक्टर में ऑर्डर द पेमेंट ऑफ सच सेस फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स। ठीक है, जो जमीन के मालकान है उनको ये कह सकता है कि भाई आप इतना सेस पे करें। टेनेंट्स और इनहेबिटेंट, टेनेंट्स को भी कह सकता है, और इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेज मतलब वो जो वहां के रिहायशी हैं, यानी किराएदार हैं, या किसी भी जो है वो कैपेसिटी में रह रहा है, इन सच वे एज एंड एट द रेट ही में होल्ड टू बी सूटेबल। और कोई भी रेट जो है वो लगा सकता है। 1,000 जो है वो तो मैंने मिसाल दी है, कोई भी जो है वो सेस इनके ऊपर चार्ज कर सकता है। एनी सेस लेविएबल इन एनी स्टेट अंडर दिस सेक्शन शेल बी रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। लेकिन वो जो सेस अगर अगर उसने अप्रूव कर दिया है ना, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो कलेक्टर है उसने, तो भाई अगर वो कोई शख्स नहीं देता तो उसको एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो नहीं देता तो उसकी जमीन बेच के जो है वो उससे पैसे पूरे कर लिए जाएंगे। आमतौर पे इसकी नौबत नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया, लॉ के अंदर जो है इसकी प्रोविजन मौजूद है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोड बार्ड एज रिगार्ड मैटर राइजिंग अंडर दिस एक्ट। उसने कहा कि सिविल कोड की जो जुरिस्डिक्शन है उसको बार कर दिया गया। ठीक है, उस पे बार का मतलब है पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, बार का मतलब ये होता है उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो लगा देना, रुकावट लगा देना, यानी सिविल कोड जो है वो इस मुकदमे को नहीं सुन सकती। तो अ सिविल कोर्ट शैल नॉट हैव जुरिस्डिक्शन इन एनी मैटर विच द कलेक्टर इज empowered। जिन मामलात में कलेक्टर के पास पावर है उन मामलात की जो है वो सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ कलेक्टर ही एम्पावर्ड है। वरना लोग जो है वो इस तरह के मामला जमीन पर कब्जा करें, सिविल कोर्ट में चले जाएं, वहां से जाके स्टे ले लें, तो वो फिर बैठे रहें लोग। सही है, तो इज empowered बाय दिस एक्ट टू dispose and shall not take cognizance of the manner in which the provincial government, board of revenue and collector or any other revenue officer exercise any power vested it or in him by or under this act। और उसके अलावा वो ये भी कहता है कि वो shall not take cognizance, वो नोटिस भी नहीं ले सकता। वो कहते हैं ना अदालत ने नोटिस ले लिया, तो वो नोटिस भी नहीं ले सकता कि जिसमें किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, कलेक्टर ने, या किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने अपनी पावर एक्सरसाइज की है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट जो है उसकी कॉग्निजेंस जो है वो नहीं होगी। ना वो एक्शन ले सकता है, ना वो सू फाइल, ना वो जो है उस किसी का सू फाइल कर सकता है, ना जो है वो उसके ऊपर किसी को जो है वो स्टे दे सकता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि जहां कलेक्टर के इख्तियारात हैं वहां सिविल कोर्ट के इख्तियारात इस एक्ट के तहत नहीं है। सेक्शन 37 देखें, पब्लिक सर्वेंट्स इंडेमनिफाइड फॉर कॉस्ट डन अंडर दिस एक्ट। आप हैं जो पब्लिक सर्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल एसडीओ जो है वो इस एक्ट को एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई सू फाइल नहीं हो सकता। ठीक है, अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फॉर एनीथिंग डन बाय हुम इन गुड फेथ। आपने गुड फेथ कोई भी काम किया है तो आपके अगेंस्ट किसी किस्म का सू फाइल नहीं हो सकता। सूट का मतलब होता है केस, लीगल केस। ठीक है, आपके खिलाफ कोई सू या सूट जो है वो फाइल नहीं हो सकता। अब होता ये, अब लाइन लिखने का पर्पस क्या है? लाइन लिखने का पर्पस ये है बच्चों, होता ही है कि जब आप जो है वो लोगों की जाके होर्डिंग्स खत्म करेंगे, ठीक है, लोगों की जो है वो एनक्रोचमेंट्स खत्म करेंगे, प्राइस के ऊपर आप लोगों पे फाइन करेंगे, तो लोग आपके खिलाफ जाके अदालतों में रिट फाइल करेंगे या थाने में जाके एप्लीकेशन दे देंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लॉ क्या कर रहा है? आपको इम्यूनिटी दे रहा है, इंडेमनीफाई कर रहा है कि आपके पास जो है वो क्या है,
क्योंकि अगर ऐसा होना शुरू हो जाए फिर तो आप काम ही नहीं कर सकते हैं कि हर बंदा जो है वो आपके खिलाफ जाके थाने के अंदर एप्लीकेशन दे दे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर काम करना जो है वो सरकारी अफसरान का नामुमकिन है। तो लॉ क्या करता है, उनको इंडेमनिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो है वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तहत के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर डायरेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल है। गवर्नमेंट डायरेक्ट वो जो है वो डायरेक्ट पुलिस उसको एफआईआर नहीं दे सकती, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब इसके बाद आ जाए जी 38 में, लीगलाइजेशन ऑफ ऑर्डर्स पास्ड प्रीवियस टू द एक्ट। अच्छा, इस एक्ट से पहले अगर कोई काम हुआ है तो अब उसकी क्या लीगल वैल्यू होगी? एनी एक्ट हिदर टू, ठीक है, जब तक के डन और ऑर्डर पास्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय द ऑफिसर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफिसर या असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर या सेटलमेंट कमिश्नर है, और एक्सरसाइजिंग द पावर एज असिस्टेंट कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर और हायर क्लास विद इन एनी एरिया टू विच द गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट 1893, जहां पर भी जो है गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट 1893 जो है वो इम्प्लीमेंटेड हैज बीन अप्लाइड टू, और विच द एक्ट मे हियर आफ्टर बी अप्लाइड, या फिर ये वाला एक्ट जो है वो जहां पर भी अप्लाई होगा, विच इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, जो कि इस एक्ट की प्रोविजन से कॉन्ट्रेरी नहीं था, शेल बी डीम टू हैव बीन डन और पास्ड अंडर दिस एक्ट। वो कहता है कि इससे पहले जो भी काम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 के तहत या किसी और एक्ट के तहत जो है वो इसी तरह के कॉलोनाइजेशन से रिलेटेड किए गए हैं, तो वो यही समझा जाएगा कि ये इस एक्ट के तहत हुए, क्योंकि उस एक्ट को हमने क्या कर दिया था, आपको अगर याद हो तो उसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है, उसको कैंसल कर दिया गया है। तो अगर एक्ट को कैंसिल कर दिया तो ये जो कॉलोनाइजेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर है, सेटलमेंट कमिश्नर है, उसने जो भी एक्शंस लिए हुए हैं, क्या वो भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे? नहीं। उसको क्या किया है, उसको प्रोटेक्शन दी है। इस सेक्शन के तहत क्या किया, उसको प्रोटेक्शन दी है। तो प्रोटेक्शन इसलिए दिया ताकि कल को कोई उठ के उनके खिलाफ कोर्ट में ना चला जाए कि भाई जिन्होंने वो जिस कानून के तहत उन्होंने एक्शन लिया था वो कानून जो है वो तो खत्म हो गया, तो अब आ जाए जरा, आपने गैर कानूनी काम किया है और अब जो है वो अदालतों में इसका सामना करें आप। तो इसके लिए जो है वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उसको कानूनी तहफ्फुज दे दिया। अब उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 2 इसका, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट एनी प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग सबसेक्शन, no right of occupancy or right of ownership and no condition applicable thereto shall be invalidated by the reasons of, कहते कोई भी जो है वो कंडीशन सिर्फ इसलिए इनवैलिडेट नहीं होगी if right have been granted before the particulars regarding it have been entered in a prescribed register। वो कहता है कि अगर रजिस्टर के अंदर जो है वो नहीं लिखा, उसमें एंट्री नहीं की हुई या कोई और उसमें मिस्टेक है, तो उसकी वजह से किसी की ऑनरशिप है, किसी का राइट है, वो खत्म नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो खत्म नहीं होगा। उसके बाद कहता है प्रिस्क्राइब रजिस्टर नॉट हैविंग बीन साइंड बाय द टेनेंट, अगर उसने उस पर साइन नहीं किए, ठीक है, साइन करना भूल गया या कोई और पर्टिकुलर उसके लिखना भूल गया, तो भी जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको ये समझा जाएगा कि भाई अब इसकी जो टेनेंसी है वो खत्म हो गई है, इसकी ऑनरशिप खत्म हो गई। द प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन हैविंग बीन फिक्स्ड टू द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर इंस्टेड ऑफ बीइंग प्री फिक्स्ड देयर, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपने अगर, और कोई ये भी एतराज नहीं कर सकता कि ये जो आपने ये वाला जो सफा है, ये पेज है, वो आपने एंड में लगाना था या आपने शुरू में लगा दिया, अफिक्स्ड और प्रीफिक्स, ठीक है, कि आपने प्रीफिक्स यानी शुरू में लगाना था और आपने एंड में लगा दिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों की वजह से भी किसी का जो काम है वो मुतासर नहीं होगा। अगर उसने काम ठीक किया तो कोई एक छोटे मोटे साइन रह गए हैं, इसका मतलब है कि प्रोसीजर के अंदर मिस्टेक है। लेकिन जारी बात है, अगर किसी के पास राइट्स हैं और लीगल राइट हैं और उसके लिए एलिजिबल भी है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो भी उसने फुलफिल किया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उससे वो लैंड वापस नहीं की जा सकती, प्रोवाइडेड दैट इफ द रजिस्टर हैज नॉट बीन साइंड बाय द टेनेंट, अगर उसने साइन नहीं किया, द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन एप्लीकेबल टू द टेनेंसी शैल बी डीम्ड टू बी that which was in force of tenancy of the same description at the time when the land was allotted। अगर उसने नहीं भी किया तो भी उसके ऊपर जो है वो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन उसी तरह अप्लाई होगी जिस तरह से वैसे अप्लाई हुई थी शुरू के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि छोटी मोटी गलती से, मिस्टेक से, अगर ये रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है आमतौर पर, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इसको ROR कहते हैं, ROR रिकॉर्ड ऑफ राइट। जब आप कोई भी जमीन जो है उसकी टेनेंसी हासिल करते हैं ना, किरायादारी सरकार, तो उसमें आपकी वो सारी तफसील लिखते हैं, ठीक है, आपकी सारी तफसील होती है, जमीन की तफसील होती है, नाम क्या है, बल्दियत क्या है, शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, और इसके अलावा जमीन जो है उसकी क्या तफसील है, जमीन किराया कितना है उसका, सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग, वो रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है। वो कहता है अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस शख्स की जो है वो टेनेंसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। शेड्यूल 1 में क्या बताया उसने, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड टेनेंसी, एक्सेप्टेड का मतलब होता है एग्जेम्प्टेड, जिनके ऊपर जो है वो ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पहले भी पढ़ा था कि सेक्शन 4 के अंदर जो है वो कुछ चीजें उन्होंने कहा था कि ये सेक्शन 4 शेड्यूल 1 के अंदर जो लिखे हुए हैं ना, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होते।
तो ये लोअर चनाब कॉलोनी वाला आपको याद होगा, हमने पढ़ा था लोअर चनाब और लोअर जेहलम कॉलोनी है। तो इसके अंदर यहाँ पे, यहाँ असल में ना उन लोगों को दिए गए थे जो इनके खिदमतगार थे, अंग्रेजों के खिदमतगार। तो इन्होंने कहा था इस इन लोगों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होंगे। कौन है वो? कैमल ओइंग टेनेंट्स हैं, कैमल ओइंग चौधरीज हैं, हेडमैन वगैरह। हेडमैन कहते हैं नंबरदार को या ऑर्डिनरी वगैरह। विलेज हेडमैन है, म्यूल ब्रीडिंग है, म्यूल ब्रीडिंग जो है ये खच्चर पालने वाले जो होते हैं। ट्री प्लांटिंग टेनेंट्स हैं, विलेज मैनुअल्स हैं। विलेज का जो भी उनका स्टाफ होता है, अमला वगैरह होता है, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। इसी तरह से जो है वो लोअर जेहलम वाली कॉलोनी, ये लोअर जेहलम कैनाल है, उसके साथ जो कॉलोनी बनी थी, हॉर्स ब्रीडिंग वाले जो लोग थे जो सरकार के लिए हॉर्स ब्रीडिंग करते थे, हॉर्स ब्रीडिंग नजराना पेइंग टेनेंट्स हैं, या हॉर्स ब्रीडिंग करते थे जिनको नजराना वगैरह भी मिलता था, ये उस जमाने की टर्म्स हैं। विलेज हेडमैन है, हेडमैन कहते हैं नंबरदार को अगेन। ट्री प्लांटिंग टेनेंट्स हैं या विलेज मैनुअल्स वगैरह हैं, ऐसे तमाम लोगों को, ठीक है। इन द लोअर सुहाग पारा कॉलोनी द टेनेंसी एंड टेनेंसी होल्डिंग इन कंडीशन एप्लीकेबल देयर टू। सी में जो उसने बताया कि लोअर सुहाग पारा कॉलोनी, ये किनाल्स के नाम है असल में, और उसके साथ साथ जो है वो कॉलोनियां इन्होंने बनाई थी। लोअर जेहलम है, लोअर सुहाग है, लोअर वगैरह बाकी जो है विलेज हेडमैन जो है, ठीक है। तो इन लोगों को जो है वो इन्होंने क्या किया, इम्यूनिटी दी है कि इस कानून को इसके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो थे वो इनके खास लोग थे, इनके खिदमतगार थे, ठीक है। और इन लोगों को जो है वो इन्होंने थोड़ी सी इम्यूनिटी दी हुई थी। अब सेक्शन 2 है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक्सेप्शंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ, अगर आपकी जमीन के पास प्रोप्राइटरी मालकाना हकूक भी, अगर आपको याद हो जब हम मालकाना हकूक को पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे ये भी कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपकी जमीन से जो है वो मिनरल्स वगैरह निकल आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी क्या है कि वो जमीन जो है वो आपके मालकाना हकूक उसमें खत्म हो जाएंगे, वो जमीन जो है वो भाग के सरकार जब्त हो जाएगी। मैं सारे को नहीं पढ़ने जा रहा, ये आपको मैं सिर्फ इसकी जो है वो हेडिंग ऊपर से बता देता हूँ, बाकी आप इसको रीड कर लेंगे। दिस इज वेरी इजी, आप एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा। पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एंट्री एंड सर्च द मिनरल्स। अगर गवर्नमेंट को पता लगा कि किस जगह के ऊपर मिनरल्स निकल आए हैं, तो वो एंटर भी हो सकता है और वहां से मिनरल सर्च भी कर सकता है। उसके लिए एक्सकेवेशन यानी खुदाई वगैरह भी की जा सकती है। इसके बाद है जी कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज बाय एंट्री। अगर वहां पे इंटर हुआ है और गवर्नमेंट ने खुदाई की है, ठीक है, वहां से कुछ भी नहीं निकला, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन जो है वो गवर्नमेंट के क्या है, वो पे करेगी उसको, ठीक है। और ये क्या कौन असेस करेगा? ये कलेक्टर जो है वो असेस करेगा कि कितनी कॉम्पनसेशन उसको पे करनी। सारी बात है, जो उसके वहां पे आपने खुदाई वगैरह की है तो, या जो बिल्डिंग वगैरह आपने गिराई है, तो वो उतनी जो है वो कॉम्पनसेशन उसको पे कर दी जाएगी। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, द गारंटी shall duly comply with such directions as the collector shall from time to time issue regarding him to construct बाउंड्री मार्क्स ऑन द लिमिट्स ऑफ द सेड लैंड। अच्छा, अगर कोई जो है वो लैंड वगैरह है और उसके ऊपर कलेक्टर ये कहता है कि आप अपने बाउंड्री मार्क्स लगाएं, ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने देखा होगा बाउंड्री बनाई होती है लैंड की लोगों ने अपनी, तो इस तरह के बाउंड्री मार्क्स लगाना अगर वो कहता है तो फिर वो जरूरी है। उसके बाद आर्बिट्रेशन है इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट and the grantee as to the property rights, hereby reserve the right government, or as any matter the way relating thereto, or as the condition of the grant as to any matter of the thing any wise connected therewith, the said dispute shall be referred to the opinion of the executive district officer revenue। ये EDOR जो है वो क्या करेगा, इसका फैसला करेगा अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो है वो ग्रांटी है, जिसको लैंड जो है वो ग्रांट की गई है। इन दोनों के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो EDOR, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, जो कि आजकल किसके पास पावर है? कमिश्नर के पास। ये पावर जो है वो ADCR वगैरह को भी दी जा सकती है, लेकिन आजकल जो है ये कमिश्नर के पास भी ये पावर मौजूद है। हुज डिसीजन शैल बी फाइनल एंड कंक्लूसिव बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ग्रांटी। तो वो जो है वो इनके दरमियान आर्बिट्रेशन करेगा, ठीक है, जो भी है फैसला वो इनके दरमियान करवाएगा। तो ये थे जी कुछ एक्सेप्शंस जो कि शेड्यूल 2 के अंदर थे, और इसके साथ ही जो है वो हमारा कॉलोनाइजेशन एक्ट खत्म हो गया है, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश जो है वो फ्रूटफुल रही होगी, आपको इसकी समझ आई होगी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा जो है वो ड्राई था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इतना मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए इसको बहुत ज्यादा आसान करके दिखाऊं, आसान करके आपको पढ़ा दूं। और आप लोगों का जो भी फीडबैक हो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है जी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।